हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। ये सेशन में अपन कोई नया एग्जाम्पल नहीं करेंगे, बल्कि वही एग्जाम्पल करेंगे जो अपन पहले कर चुके हैं। टारगेट मेरा 3 है इस लेक्चर में। सबसे पहला टारगेट ये है, क्या है? पहला क्वेश्चन जो कि हम बहुत पहले कर चुके हैं इनिशियल वीडियोज़ में, पर मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों की, शायद मेरे को ऐसा लगा कि बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है L1, L2, L3 में, कि सर ये L1, L2, L3 क्या है। सुनना यार ध्यान से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि L1 इज दैट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज एट प्रेजेंट लाइंग बिटवीन द पॉइंट A एंड B। L1 वो पोर्शन है जो कि A और B के बीच में लाई कर रहा है एट प्रेजेंट। पर बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं, सुनना। जैसे मैं इस स्ट्रिंग को अभी की बात करता हूँ, अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है। मैं काम करता हूँ 3 कलर से बनाता हूँ इसको। ये एक पार्ट हो गया स्ट्रिंग का, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट बना लिया। इसको मैं डबल लाइन बना देता हूँ या थोड़ी सी डार्क बना देता हूँ, तो आप इसको अलग अलग कलर मान लेना, ठीक है। ये डबल लाइन बना दिया, ठीक है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि सर L1 इज दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, और L2 ये हो गया, और L3 ये हो गया। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं है। समझा रहा हूँ क्यों। ये तो अभी की सिचुएशन है। थोड़ी देर बाद क्या होएगा, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा समझना। मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा। इस ब्लैक वाले, ये क्या होएगा, ये पुली थोड़ी सी लेफ्ट आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ये ब्लैक पोर्शन थोड़ा सा पुली के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्लू पोर्शन थोड़ा सा पुली के राइट वाले हिस्से से इधर आ जाएगा। अभी ये जो ब्लू वाला पोर्शन में बनाया वो कहाँ पर है, पुली के राइट सेमी सर्कुलर पार्ट में है, वो थोड़ा सा बाहर आ गया। और ये जो गाढ़ा मैंने जो डबल ब्लैक बनाए हैं वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुली कैसी है अपनी, ये रही पुली, और यहाँ पर पुली कैसी है अपनी, ये रही पुली। तो सोचो, अगर मैं L1 पार्ट को ये ब्लैक वाला पोर्शन मानता हूँ, तो अभी L1 किसको तुम मानोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लेंथ तो चेंज ही नहीं हुई। मैं बोल रहा हूँ अगर अपन, ये देखो ये दोनों पॉइंट, ये लेंथ कितनी हो गई L1, ये भी कितनी हो गई L1, तो L1 तो चेंज ही नहीं हो रही ना, तो L1 डैश तो 0 होना चाहिए, पर नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ L1 इज नॉट द ब्लैक पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। in this diagram L1 is not the black part of the string, L2 is not the blue part of the string, ठीक है। बल्कि L1 कौन सा part of the string है, L1 is that part of the string which is lying between A and B, and B is not lying on the string। B जो है रस्सी पे लाई नहीं कर रहा है, B कहाँ पे लाई कर रहा है, पुली पे लाई कर रहा है। अब सुनो, अब देखो L1 क्यों चेंज हो रहा है। अगर मैं L1 को ब्लैक पार्ट मान लूँ तो L1 तो कांस्टेंट है, तो L1 डैश क्या होना चाहिए, 0, पर ऐसा नहीं है। L1 कौन सा पार्ट है, A और B के बीच में लाई करने वाला। अब देखो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। अगेन ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। B कहाँ पे लाई कर रहा है, पुली पे लाई कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है लेंथ चेंज हो गई। अभी ये L1 है मान लो, थोड़ी देर बाद ये L1 हो गई, तो दिख रहा है ना, ये वाली L1 और ये वाली L1 का साइज अलग अलग है। इसका मतलब L1 चेंज हो रही है, क्योंकि L1 इज नॉट द ब्लैक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं L1 किसको लेता, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर मैं किसको ले रहा हूँ L1 अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि दिस पार्ट इज लाइंग बिटवीन A एंड B विच इज गेटिंग डिक्रीज्ड, वो कम हो रही है धीरे धीरे। इसी वजह से L1 इज नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। L1 कैसा होगा, वेरिएबल। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि L1 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। L1 इज डिक्रीजिंग। जनरली शॉर्ट में मैं ये ऐसा एरो मतलब डिक्रीजिंग डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो L1 इज व्हाट, L1 इज डिक्रीजिंग। तो L1 डैश कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब शायद समझ में आया हो कि L1 का एक्चुअल में क्या मतलब है, L2 का सिमिलरली क्या मतलब है, और L3 का क्या मतलब है। देखो L2 की बात करूँ मैं, तो मैं क्या बोला L2 के लिए, L2 इज व्हाट, लाइंग बिटवीन B एंड C। तो ये लेंथ तो अभी भी कांस्टेंट है, ये देखो ये वाली जो लेंथ है वो अभी भी कांस्टेंट है। पुली का जो राइट वाला सेमी सर्कुलर पार्ट का जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, भले स्ट्रिंग बदल गई, ठीक है।
पहले सिर्फ ब्लू वाला पार्ट था स्ट्रिंग का, अब ब्लैक और ब्लू दोनों पार्ट है, आधा आधा, पर अभी भी जो टोटल लेंथ है वो फिक्स है। ठीक है, तो L1 L2 L3 का को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वाला पॉइंट कि मैं हमेशा जिसको हाईलाइट करते रहता हूँ कि बी पॉइंट इज़ लाइंग ऑन द पुली एंड नॉट ऑन द स्ट्रिंग, इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन मैं बता दिया। तो ये था, तो ये तो पहला टारगेट है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ मैं और आप लोगों को समझाना चाह रहा था, बताता हूँ, इसको मिटाते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ मुझे किसी ने कॉल करके बताया इन द सेंस पूछा, एक मेरा स्टूडेंट है, उसको एक डाउट आई कि सर आप लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में एक सॉल्व करवाए थे एग्जाम्पल, जिसमें एक रॉड थी ऐसे, और यहाँ पर एक बीड थी, और ये पुली थी, और ये ब्लॉक था, ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था राइट नीचे, और ये एंगल अपने को 37 डिग्री दिया था। ठीक है, ये सवाल था। अब ये ब्लीड को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ये सवाल था अपना। ठीक है, ये पुली ऐसे दीवार से कनेक्टेड है तो फिक्स है। ठीक है, उन्होंने कहा हमारा राइट सॉल्यूशन क्या है कि हम माने कि बीट की वेलोसिटी इस तरीके से है, और राइट सॉल्यूशन क्या है कि v cos 37 शुड बी इक्वल टू व्हाट 2। तो इससे v की वैल्यू क्या आ गई थी 2 × 5/4 विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। लास्ट लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ, क्यों ये सॉल्यूशन राइट है ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर उस बच्चे का डाउट ये था कि सर आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो कि आप रस्सी जा रही है ऐसी v, ऐसा मानो, और बीट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा v cos 37। और फिर आप क्या करो सर कि इस v से इस 2 को इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि v दिख रहा है कि इस रेट से ये वाला लेंथ कम हो रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से ये वाला लेंथ बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज, तो v इज इक्वल टू 2। उसके बाद उसने क्या किया कि ऐसा कर दिया v cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, cos 37 कितना हो गया 4/5, और v कितना है 2। तो उस बच्चे का आंसर आ गया 8/5 मीटर पर सेकेंड। पर ये आंसर गलत है भाई, ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेसिक गलती उसने क्या की, उसने ये गलती कर दी कि उसने रस्सी की वेलोसिटी मान ली। भैया रस्सी की कोई वेलोसिटी नहीं होती, किसकी वेलोसिटी होती है, पॉइंट्स की वेलोसिटी होती है। रस्सी में बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है ना, और रस्सी का हर पॉइंट अलग अलग तरीके का मोशन कर रहा है, अलग अलग तरीके से जा रहा है। रस्सी का मोशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, रस्सी की बात बिल्कुल नहीं करनी है। रस्सी के इस पोर्शन की बात करो तो कोई बात नहीं, सिंपल सारे के सारे पॉइंट्स 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहे हैं, पर इस वाले पार्ट का मोशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और रस्सी की वेलोसिटी की तो बात ही नहीं करनी है। और अगर चलो बात करनी भी है तो रस्सी की किसी एक पॉइंट की करेंगे, और करेंगे भी तो इस पॉइंट की करेंगे। वो पॉइंट किससे अटैच है, बीट से। तो ये पॉइंट दिख रहा है ना यार, अगर बीट यहाँ पहुँचेगी तो ये पॉइंट भी यहाँ पहुँचेगा। तो ये पॉइंट लीनियर मोशन कर रहा है राइट साइड में, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो असली वेलोसिटी v है, उसका कंपोनेंट तोड़ना है अपने को। ये जो किया है वो बच्चा कि इस v को ऐसे मान लिया, रस्सी की वेलोसिटी v मान लिया और तोड़ लिया रॉड के अलॉन्ग, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना कि क्यों गलत है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी फिजिक्स की, समझ में भी आ जाएगा कि क्या गलती है इसमें। ठीक है ना, मैं कोशिश किया हूँ इस चीज़ को समझाने की। और हमेशा याद रखना, वेक्टर्स में ये पढ़ाया भी जाता है कि रियल वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़े जाते हैं। अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो उसका कंपोनेंट तोड़ा जाएगा ऐसे, कंपोनेंट का कंपोनेंट कभी नहीं तोड़ते। ठीक है ना, रियल वेलोसिटी बीट की या फिर इस पॉइंट की अभी कहाँ पर है, राइट साइड में है, उसी का कंपोनेंट तोड़ोगे। रस्सी की वेलोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये तो हो गई दूसरी बात। ठीक, तीसरी मेरी एक और बात थी कि अब जैसे मैं हर बार मैं क्या किया था, ये v वेलोसिटी ले लिया, इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिया, कितना v cos 37। अब एक और कंपोनेंट भी तो होता है ये वाला, वो कितना होता है v cos, सॉरी क्या आ जाएगा,
v sin 37 डिग्री। तो सर आप इसको क्यों इग्नोर कर दे रहे हो हर बार? अपने सॉल्यूशन में मैं क्यों हर बार इस v sin 37 को इग्नोर कर दे रहा हूँ? इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं अपन इस कंपोनेंट की, इस पॉइंट का वो वाला कंपोनेंट जो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो कि रस्सी के परपेंडिकुलर है, वो वाला कंपोनेंट इस रस्सी को ऐसे घुमाने का काम करता है। पर ये बात आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसकी एक्चुअल फील्ड दिलाई जाती है सर्कुलर मोशन में, यानी कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह ख़त्म करने के बाद मोशन इन 2 डायमेंशन का दूसरा टॉपिक है वो। मोशन इन 2 डायमेंशन में पहला क्या पढ़ते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि पैराबोलिक होता है, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है उसमें, सर्कुलर मोशन। उस समय ये सब बात करते हैं। अभी से ये सब बात करूँगा तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। एक साथ ज़्यादा बॉल फेंकूंगा, एक साथ 10 बॉल फेंकूंगा तुम लोगों को, तो पकड़ पाओगे क्या? नहीं। एक एक करके बॉल फेंक रहा हूँ, एक एक करके कैच करो, दिमाग में स्टोर करते जाओ, हड़बड़ाओ नहीं। तो फिलहाल इस कंपोनेंट को मैं क्यों इग्नोर कर दिया, भूल जाओ, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना है, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। धीरे धीरे जब क्या होता है ना यार, धीरे धीरे हम जब थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पढ़ लेते हैं ना, तो अपने आप फील आने लग जाती है, ठीक है। और ये भी समझ में आ जाएगा जब मैं उस समय पढ़ाऊँगा सर्कुलर मोशन में कि इसका क्या मतलब है, तो ये समझ में आ जाएगा कि अभी ये बता के आप लोग के दिमाग की खिचड़ी क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये 3 मेरा टारगेट था। ये एक स्पेशल वीडियो था, मतलब स्पेशल सेशन था जिसमें मैं कोई नया एग्जाम्पल नहीं लिया, बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं बच्चों को, और एक तो मेरे को कॉल भी आ गया, इस वजह से बहुत ज़रूरी सेशन है, इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ हड़बड़ी लगा होगा तो पिछले वीडियोस देखेंगे, उसके बाद इसको देखना, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।